यस, गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। यस, आज सर का बर्थडे है। बिल्कुल। और सोचो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं। नहीं, एक हैपनिंग सी पार्टी को छोड़ के। हाँ। चलो जी चलो। तो कैसा गया कल का पेपर तुम्हारा? हम्म। फोड़ डाला तुम लोगों ने पेपर को। बहुत बढ़िया यार। चलिए, अच्छी बात है, डिस्कस कर लें पेपर। जस्ट मिनट, मैं एक बार पेपर देख लेता हूं। केमिस्ट्री में क्या हो रहा है यार? हम्म, चलो जी चलो। बताइए पेपर में क्या हाल है? आसान था क्या पेपर? पहला क्वेश्चन हो गया। बोलिए। आसान। एच सी अपॉन लेमडा, फोटोन की एनर्जी, इतनी एनर्जी वर्क फंक्शन यानी बाहर निकालने में चली जाएगी, इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर। राइट। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको रीअरेंज करना है और फिर कंपेयर करना है, तो अपने आप समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को। देन हाँ, इसका आंसर कैलकाटा है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2, heated from 300 to 600 Kelvin, नॉट करेक्ट। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, द रेट ऑफ कॉलिजन इंक्रीजेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है।
इनकरेक्ट बताना है। प्रेशर बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी बढ़ जाएंगे। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बहुत आसान। द वेव नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इन बामर सीरीज, बामर सीरीज का हाईएस्ट एनर्जी कौन सा है? इंफिनिटी से 2, इंफिनिटी से 2। वेव नंबर यानी 1/λ की वैल्यू निकालनी है। 1/λ RH किसके लिए नंबर हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का Z1 4। बस यही करना है ना, क्या कहती है जनता? बस, और यही वेव नंबर है, तो ये तो बहुत आसान है। ऑप्शन भी ऐसे हैं जिससे देखते ही आराम से टिक कर सकते हो। करना क्या कैलकुलेशन, 1 लाख है, 4 से डिवाइड कर लो, 27,000 के आसपास कुछ आएगा, बाकी तो वैल्यूज ही बहुत कम कम है। नेक्स्ट, ammonia can be liquefied at the ordinary temperature without the application of pressure, but O2 cannot, because O2 के लिए रूम टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है। अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर यानी लिक्विफिकेशन के लिए क्या जरूरी है कि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए। अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर, और अमोनिया कर सकते बट O2 कैन नॉट। O2 को क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि O2 का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है। बेटा ये जेई मेंस का पेपर है, जेई मेंस के लेवल के अकॉर्डिंग ही आएगा, बट स्कोरिंग हाई चाहिए, स्कोरिंग हाई चाहिए। यार ये क्वेश्चन बहुत बार तुम पूछते हो, मैं हर बार ही बोलता हूं, जो भी जेई मेंस के पेपर है सीधा सीधा समझ लो। अगर आप चाहते हो कि आपकी अंडर 10,000 रैंक आए तो आपके मार्क्स आने चाहिए 200 के आसपास, ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज करेक्ट, ये क्लास में हमने डिराइव किया है। बॉम्बे आंसर n²h², देन बैलेंस नहीं है, ध्यान रखना, बैलेंसिंग नहीं है। 80% ऑफ प्योर आयरन कुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 120 किलोग्राम ऑफ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये गड़बड़ हो, ध्यान से करना पड़ेगा हमारे। पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। Fe2O3 प्लस कार्बन ट्वाइस Fe प्लस CO2, सही लिखा ना? तो 3 CO2, नहीं CO2, तो यहां पर यह आएगा 3/2 CO2, और यहां पर भी 3/2, है ना? बैलेंस हो गई, बिल्कुल बैलेंस्ड है। और अब हमारे पास Fe2O3 कितना है? 120 किलोग्राम। 120 का 90% ही है, ध्यान रखना। 120 का 90% यानी 0.9 इतने किलोग्राम है Fe2O3। इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा 112 160, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। चाहो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। इससे आयरन कितना बनेगा? 2 टाइम्स 120 इंटू 0.9। वैसे रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती किया हमने, इंटू 2 मोल्स। बट ये 100%, इसको मास निकालना है 56, लेकिन ये 100% प्योर है। इम्प्योर के लिए 100 डिवाइडेड बाय 80।
इससे ग्राम में आंसर आएगा, किलोग्राम में चाहिए तो फिर से 1000 से डिवाइड कर दो। वैसे रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि हमें Fe2O3 और Fe से मतलब है, तो बाकियों को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। To which of the following is the energy of electromagnetic radiation inversely proportional? तो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब आसान क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन को 0.01 से डबल करना है, कंसंट्रेशन को डबल करना है तो क्या किया जाए वो आपको देखना है। इसका आंसर क्या है? हाँ, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या लिखा हुआ है? यहां कुछ गड़बड़ सी लग रही है। ये तो गलत है ही है। बी ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑलरेडी ग्लूकोज कितना है, 200 ml अपॉन 1000 इंटू 0.01, राइट। तो ये आ जाता है 10⁻² इंटू 10⁻³ मास निकालना है तो 2 इंटू 180 इंटू 10⁻³ तो 0.36। बहुत बढ़िया। गलत लग रहा है भाई। देखो, कंसंट्रेशन डबल करनी है तो या तो 100 ml पानी उड़ा दो, या तो वॉल्यूम 200 ml में से 100 ml पानी उड़ा दो, एक तरीका। या जितना ग्लूकोज है उतना ही और डाल दो। ग्लूकोज है कितना, 0.36 ग्राम, इतना ही ग्लूकोज इसमें और डाल दो, यानी 0.36 ग्राम, तो हो सकता है। ये वैसे ml है, लेकिन उससे भी आंसर तो ये भी गलत दिख रहा है, ये भी गलत दिख रहा है और ये भी गलत दिख रहा है। 50 ml उड़ाने से नहीं होगा ना बेटा, 200 ml में से कैसे होगा? ठीक है, 1 और 2 साथ में करने से भी कैसे काम चलेगा? हो जाएगा फिर बड़ा, हाँ फिर हो जाएगा। 1 और 2 एक साथ करेंगे तो हो जाएगा। नीचे वाली टर्म थोड़ी कम होगी, 4/3, फिर हो जाएगा। दोनों 1 और 2 एक साथ करेंगे तो हो जाएगा।
दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, फोर्थ लेवल में है। फोर्थ लेवल में तो यूवी वाली लाइनें कौन सी होती है, यूवी वाली कौन सी होती है, फर्स्ट वाली। तो यूवी की लाइट कितनी हो गई 3, विजिबल की कौन सी हुई बामर वाली, तो बामर वाली कितनी हो गई 2, रेशियो निकाल लो। डी ब्रोगली वाला क्वेश्चन आसान है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए इंटीजर में कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। कौन सा खतरनाक था, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 11, विच बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3 हैज द सेम ऑर्बिट रेडियस एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला n स्क्वायर बाई z, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, z 4 टाइम्स हो गया, तो n को कितने टाइम्स होना पड़ेगा 2 टाइम्स, तो इसका आंसर 2। नेक्स्ट, x ग्राम ऑफ सल्फर हैज मेनी एटम्स एज इन 3 ग्राम ऑफ कार्बन। अरे वाह, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से ही है। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर 6 हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? सोहेब आयरन वाला कर दिया मैंने, आयरन वाला इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, आयरन वाला कौन सा है? बेटा इम्प्योर्स, ये आयरन का मास है, ये आयरन का मास है, तो इम्प्योर सैंपल का मास तो और ज्यादा होगा, इम्प्योर सैंपल का मास तो और ज्यादा होगा ना, इसीलिए 100/80 करना पड़ेगा। अगर एक इम्प्योर सैंपल में 80% आयरन है, तो 100 ग्राम सैंपल में आयरन कितना होगा 80 ग्राम, या यूं कह दो 80 ग्राम आयरन है तो सैंपल कितना होगा 100 ग्राम। समझ गए? थर्टीन नहीं बता रहा हूं, 14 भी बहुत आसान है, 14 भी आसान है। ए लिक्विफाई नहीं हो रहा तो टी टेम्परेचर ए के क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, और ये लिक्विफाई हो रहा है यानी टी टेम्परेचर बी के क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। ध्यान रखना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 4। राइट? हम्म, 14 बहुत सा बार कर चुके हैं, शीट को ढंग से करो सब समझ में आ जाएगा बेटा, शीट को करो सब समझ में आ जाएगा। अच्छा अब जल्दी से एक बार टोटल मार्क्स बता दो, और फिजिकल के टोटल 15 क्वेश्चन थे, 10 और 5,
फिजिकल के टोटल 15, तो सबसे पहले लिखना टोटल मार्क्स कितने आए हैं कमेंट में, आपके टोटल मार्क्स पूरे पेपर में आउट ऑफ 300 में से। दूसरा, फिजिकल में ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स आए और न्यूमेरिकल वालों में कितने मार्क्स आए, अलग अलग लिखना। ये 3 चीजें लिखोगे कॉमा लगा के, टोटल मार्क्स, ऑब्जेक्टिव, फिजिकल वाले पीसी। 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अविनाश 193, अब आ जाएगी नहीं। हाँ तो 6 11, ओके। अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। टोटल 124, 155, 54, 12, 54 कैसे हो गए भाई, 10 ऑब्जेक्टिव में 54 कैसे आ गए क्षितिज। आर्यन 225 मार्क्स। एक काम करो, एक टाइम में एक ही लिखते हैं। टोटल आर्यन के 225 मार्क्स, राज के 223, गर्व के 162, अनुष्का के 80, फिजिकल में 60 में से 40 है। बढ़िया मार्क्स है बेटा, बट और कोशिश करो। प्रकाश इज सेइंग कि 60 आए टोटल 300 में, व्हाट टू डू बेटा, कोई फर्क, कोई नई चीज नहीं होगी, एक ही चीज होगी। मार्क्स लाने का एक ही तरीका होता है, होमवर्क करो, रिवीजन करो, तुम्हारे मार्क्स कम आए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रकाश, अगर अभी भी तुम्हें यह कंफ्यूजन है कि मार्क्स कैसे आते, तो बहुत गलत ट्रैक पर हो। मार्क्स एक ही तरीके से आते हैं, रेगुलर होमवर्क करना और उसको वापस रिवाइज करना। रक्षित कह रहा कि फिजिकल में 14 सही है, बट रक्षित फिर टोटल मार्क्स बहुत कम है, 176 ही है यार, फिजिकल में ही आ गए 56 तो। जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल में जमीन आसमान का फर्क होता है, बिल्कुल होता है यार। जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर में बहुत डिफरेंस होता है, ढंग से पढ़ो तो मैं आपको बता दूं, जेई एडवांस में ज़्यादा अच्छी रैंक आएगी, मार्क्स चाहे कम आए, 30-35% ही आए, 30-35% मार्क्स में जेई एडवांस में अच्छी रैंक आ जाती है, जेई मेंस में नहीं आती। केमिस्ट्री में 70 है, टोटल 131 है।
बेटा जिस बहुतों को लगता है कि सर मेरे टाइम मैनेज नहीं कर पाया, प्रैक्टिस करो, स्पीड अपने आप बढ़ेगी, टाइम अपने आप मैनेज होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर में टाइम की हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। स्पीड बढ़ाओ, धीरे 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 स्पीड बढ़ती जाएगी, टाइम अपने आप मैनेज होता जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछोगे उसका एक ही जवाब दूंगा, और प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करो। पहले ये देख लो कि सर मैंने हर क्वेश्चन को, होमवर्क वाले क्वेश्चन को 3 3 बार कर लिया है, फिर बताना कि सर अब तुम्हारी स्पीड कितनी है। अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन तुम क्या चाहते हो, बहुत सारी जनता, सर स्पीड कैसे बढ़ाया, पूछते जरूर हो, और ऐसा नहीं कि तुम्हें पता नहीं कि कैसे बढ़ती है, लेकिन तुम्हें लगता है कि बिना मेहनत किए हुए स्पीड कैसे बढ़ेगी, बिना प्रैक्टिस के स्पीड कैसे बनेगी। नहीं बढ़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कोई स्पीड नहीं बढ़ेगी। एक ही तरीका है स्पीड बढ़ाने का, डू मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस, रिवीजन। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करते जाओ, स्पीड बढ़ती जाएगी। 1 मिनट रुकना, लास्ट क्लास का दिखाओ मुझे। हाँ, ठीक है। थोड़ा ऊपर, क्या, बाकी की स्लाइड नहीं दिख रही। हाँ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, और ऊपर आओ, और ऊपर, हाँ, ठीक है। चलिए, और कोई होमवर्क था क्या? शीट में से कोई और होमवर्क था क्या? बहुत बढ़िया सुहेब। बढ़िया। 234 संस्कार, 234 केमिस्ट्री में 76, बहुत बढ़िया। होमवर्क क्या दिया था, लिखो पहले यहां पर। लास्ट क्लास में क्या होमवर्क था? 45 से 54। चलिए डिस्कस करते हैं। 45 से 54 S1 में भी कुछ था क्या, या केवल O1 में ही था? यार अभी मुझे इधर उधर का नहीं आइडिया कि कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। S1 में 41 से 53, राइट। चलिए डाउट्स पूछिए अब फटाफट। समर्थ कह रहा है अंडर 500 कितनी मार्क्स आने चाहिए? 260, 265, 270, 250 के आसपास। चलिए O1 में अब बोलिए, O1 में डाउट बोलिए। 47 क्वेश्चन में डाउट है। O1 डिस्कस कर रहे हैं, 47। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्ट, अच्छा क्वेश्चन है। किस ऑर्बिट से जंप कर रहा है वो नहीं पता,
लेकिन पहले वाले ऑर्बिट में उसकी वेवलेंथ है λ1, बाद वाले में λ2, तो अब इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन 2m k, राइट। तो यहां से हम इसको अरेंज करें तो 2m ke इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा, और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, तो यहां साइन वाइज लिखेंगे तो कोई बात, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू h अपॉन 2m लैम्डा, h अपॉन 2m लैम्डा, उसके आगे कौन सा साइन लगा दिया, माइनस साइन, राइट। अच्छा स्क्वायर भूल गया यार मैं, h स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, h स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। अब पहले उसकी वेवलेंथ थी, पहले हायर लेवल क्या था, हायर लेवल पर वेवलेंथ है λ1, लोअर लेवल पर वेवलेंथ है λ2, तो दोनों की एनर्जी का डिफरेंस TeN2 माइनस TeN1, इतनी एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। तो ये वैल्यू दिस माइनस दिस, तो यहां पर ये h स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन λ2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन λ1 स्क्वायर, और इसको आपको किसके बराबर करना है, hc बाय लैम्डा। तो एक h से h कैंसिल, तो अब इसको रीअरेंज कर लो, आ जाएगा। सुखप्रीत क्वेश्चन भी सामने है तुम्हारे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइजेनबर्ग, फिफ्टी 52 में भी डाउट है, 53 में भी और 54 में भी। वैसे तो मैं बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं। याद करो लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, dx dt अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मिनिमम के लिए इक्वल टू 4 पाई। बस इस dp को हमने और रिप्लेस कैसे किया था, 1 बाय h बाय लैम्डा, इसको डिफ्रेंशिएट किया था, माइनस साइन को हटा दिया था, लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, ये वैल्यू आप यहां पुट कर दो तो dx इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, h से h कैंसिल, तो dx डी लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब हम कर्व किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, डी लैम्डा भी इधर चला गया, तो ये तो हो गया आपका y, ये हो गया आपका x, तो ये लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई क्या हो गया, स्लोप, जो कि हमें कितना दे रखा है 10 इनवर्स की टर्म में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन पाई
लेमडा इक्वल्स टू 2 और लेमडा की वैल्यू 2 आ गई तो लेमडा इक्वल्स टू अंडर रूट 150/v, ये है 2। अब सॉल्व करके निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने करवाया 52। एक्यूरेट अप टू का क्या मतलब हुआ कि इसमें इतनी एरर हो सकती है 0.001%, परसेंट है इसीलिए 0.000 यानी 10⁻⁻5 ये एरर है, डेल्टा वी की वैल्यू है। ये बड़ा अजीब सा लाइन दोनों यूज होता है। जैसे आप मेजर करते हो ना कि ये डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर, आप ऐसे बोल सकते हो इट इज एक्यूरेट अप टू 1%, मतलब एक्यूरेट अप टू में भी एरर है और इट मे हैव एरर ऑफ 1% भी एरर है। एक्यूरेट अप टू में भी वो 1% एरर है और ऐसा नहीं कि एक्यूरेट अप टू 1% यानी 99% एरर है। एक्यूरेट अप टू 1% मतलब एरर इज 1%। थोड़ा गलत कर दिया मैंने ये वाला, रुको, इसमें मेरे को परसेंटेज सॉरी ये परसेंट है 0.001% ऑफ वॉट, तो स्पीड कितनी दे रखी इंटू 300 और करना पड़ेगा, ये डेल्टा भी आएगा, ये डेल्टा भी आएगा 0.001% ऑफ 300, 0.001% ऑफ 300। परसेंटेज कैसे नहीं लिखा बेटा, सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, 54 एक ही जैसे हैं, 53, 54 सब एक जैसे हैं। अभी फॉर्मूला लिखा था dx h अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। वैल्यूज पुट करो, सारे आंसर आएंगे। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रखा है, dx की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/22 नैनोमीटर। वेवलेंथ जो हम निकाल सकते हैं अंडर रूट 150/v 6 वोल्ट, ये एंगस्ट्रोम में, तो 5 एंगस्ट्रोम। वेवलेंथ पुट करो, dx की वैल्यू पुट करो, बाकी सारे आंसर आ जाएंगे। सब बता दिए बेटा, 52, 53, 54 अब सब कर लेना, अब नहीं बता रहा इसमें और कुछ। यार मैंने बार बार बोल दिया, एक्यूरेसी ऑफ 1 पिकोमीटर मतलब एरर कितनी है, एक्यूरेसी मतलब एरर, ये बोला इसी तरह से जाता है। इट इज एक्यूरेट अप टू, इट हैज एक्यूरेसी ऑफ 10% मतलब एरर ऑफ 10%। चलो एक काम करेंगे, आज ये किया, नेक्स्ट क्लास में S1 करूंगा। S1 आज नहीं करूंगा, प्रैक्टिस के लिए टाइम देता हूं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिख ली थी, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया बहुत ढंग से सुनना सारी बातें। नोबेल प्राइज कैसे मिलता वो सबको शायद समझ में आ ही गया होगा, बाकी कुछ समझ में आए ना आए, नोबेल प्राइज कैसे मिलता वो जरूर समझ लेना। अब कोई स्टोरी नहीं है कार्तिक के, आज सही वाली केमिस्ट्री पढ़ूंगा जिससे लगेगा तुम्हें कि यार
तुम्हें फील आएगा जेई एडवांस वाला। अब लगेगा तुम्हें कि कुछ ना कुछ तो हर कोई नहीं कर सकता, और जो कर सकता वो महान है। आज तुम्हारे लिए जिन्होंने आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं, जो आईआईटी में गए हैं, उसके लिए रेस्पेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि तुम ये देखोगे कि यार कितनी मेहनत करके जाते हैं। तब वो रेस्पेक्ट जो है ना वो कैसे बढ़ेगा वो आज देखते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन पर अब मैं आ रहा हूं। तो अब फाइन, ये तो हमने देख लिया, श्रोडिंगर ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक स्टैंडिंग वेव की तरह मान सकते हैं। एक इक्वेशन दी थी जिसमें जाई जो है, मैंने आपसे बताया था जाई वो क्या है। देखो ये बाकी टर्म्स तो सब अलग है, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था वो रीअरेंजमेंट आपसे कोई पूछने नहीं वाले हैं, बस एक दो बार लिख लो बहुत है। बट अदरवाइज आपको क्या मेनली याद रखना है, वही नेबुला ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये कुछ वर्ड्स का आइडिया हो। और जाई क्या होता, मेन काम है जाई, जिसे हम कहते हैं वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब क्या किया गया, एक इक्वेशन थी, वेव की इक्वेशन थी, जैसे अब आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, लेट से फिजिक्स में आपको ये कह दिया जाता है कि यार ये जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से, यानी एक्सिलरेशन जो है वो कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, लेट से 3t, वो भी टाइम का फंक्शन। अब आप इसको इंटीग्रेट करके इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। राइट, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये डेल्टा एस बाय डेल्टा टी और 3/2 t² प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा ही कुछ आएगा। नहीं, 3t का इंटीग्रेशन कर दिया 3t²/2 और यहां पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। इसको आप क्या बोल सकते हो, स्पीड। इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एस का डिस्टेंस ट्रेवल्ड का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। लेकिन इसको इंटीग्रेट किया तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। हाँ, उससे के लिए पहले आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लो आपको पता है 10 सेकंड पर स्पीड इतनी थी, 10 सेकंड पर स्पीड इतनी थी, टाइम पुट कर दो, स्पीड पुट कर दो, तो इस कांस्टेंट की, जिसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह से कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यह ध्यान रखना, जब भी इंटीग्रेट करेंगे उसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। उसी तरीके से श्रोडिंगर इक्वेशन को भी इंटीग्रेट किया गया, उसको सॉल्व किया गया, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। उसके फाइनल रिजल्ट्स हमारे सिलेबस में हैं, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट्स की बात करेंगे। लेकिन उस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, जो श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने लिखवाई थी आप लोगों को, उसको सॉल्व करने से पहले उसको हमें उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को बदलना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अलग अलग तरह के होते हैं। जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं ना, एक्स वाई जेड, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, राइट। ये एक्स वाई जेड क्या होता है, उस पॉइंट से आपको पता है एक्स वाई जेड कैसे, अगर मैं कहता हूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है किसी एक पॉइंट के एक्स वाई जेड, इसका मतलब पता है क्या है, कि इस पॉइंट से जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो तो ये जो वैल्यू आएगी इंटरसेक्शन आएगा जेड। एक्स और वाई के लिए पहले एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर डालो, और एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर डालने के बाद फिर यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर और डालने पड़ेंगे वाई और जेड एक्सिस पर। तो कहीं जाके आपको ये एक्स वाई जेड की वैल्यू समझ में आएगी। अब एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम, और भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम,
इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि एटम को हम स्फेरिकल मानते हैं, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 टर्म यूज की जाती, आर, थीटा और फाई। अब ये आर, थीटा, फाई क्या होते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं। आर, थीटा और फाई क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। अगर यहां पर कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट में कह रहा हूं आर, थीटा और फाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो इस पॉइंट को पहले आप ओरिजिन से कनेक्ट करो। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो हो जाएगी आर। इसका ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं थीटा। जेड एक्सिस से जो एंगल है दैट इज थीटा। और फाई क्या है, इसका एक्स वाई प्लेन पर पहले क्या लो, प्रोजेक्शन। एक्स वाई प्लेन पर पहले क्या लो, प्रोजेक्शन, और उसको किससे कनेक्ट करो, वापस ओरिजिन से। तो ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से वो क्या है, फाई। समझ में आई बात? ये फिक्स है बेटा, ध्यान रखना, इसको चेंज मत करना। थीटा, फाई, ये सारी वैल्यूज फिक्स है। थीटा जेड एक्सिस से एंगल है, और फाई प्रोजेक्शन लो पहले एक्स वाई प्लेन पर, उस प्रोजेक्शन का को ओरिजिन से कनेक्ट करो, और ओरिजिन से कनेक्ट करने के बाद एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा दैट इज फाई। अब हमें यहां पर क्या करना है, लेट से मैं ये कहता हूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर, थीटा और फाई भी है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड भी है। तो हमें एक्स वाई जेड को आर, थीटा और फाई से रिलेट करना है। एक्स वाई जेड को आर, थीटा और फाई से रिलेट करना है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिलेट करना है। अब कैसे रिलेट करें, तो जेड तो बेसिकली क्या है, जेड बेसिकली क्या है, आर कॉस थीटा, यानी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा। हाँ या ना? अब आपको बताओ, देखें एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, ये जल्दी से बताना है। आ हम्म बेटा सीधी सी बात तक, जेड की वैल्यू कैसे आई, ये आर है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, खत्म, रुकना है। तो अब एक्स क्या होगा, तो पहले ये आर साइन थीटा वाली टर्म आएगी, आर साइन थीटा, ये तो आर साइन थीटा, तो ये वाली लेंथ हुई आर साइन थीटा, राइट। और अब कॉस फाई, और आर साइन थीटा साइन, ये होगा। गॉट इट? बेटा बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी।
इमेजिन करके देख लो थोड़ा सा, ये अगर आपको थीटा पता या आर पता तो क्या है इसमें, है? अगर मैं कहता हूं कि ये डिस्टेंस है, ये ऐसे है और ये ऑब्वियसली ये 90 डिग्री पर प्लेन है, ये थीटा एंगल है, ये वैल्यू आर है, तो ये वैल्यू क्या होगी? ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। इसमें 4 बार बताने वाली क्या बात है? है? बस प्ले एक्सप्लेन कर दो, हाँ वापस एक्सप्लेन कर दो। ये मैथ्स में नहीं आएगा तो क्या होगा? मैथ्स में तो फिर छोड़ दो भैया, मैथ्स को रहने दो, मैथ्स को। है? चलो ये होता है, यूज करना, बाकी समझ लेना अपने आप। ठीक है, तो अब ये जो हमारी इक्वेशन थी, हम उसको जो एक्स वाई जेड है, एक्स को आर थीटा फाई की टर्म में, जेड को भी, सबको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट कर देंगे, तो वो जो श्रोडिंगर इक्वेशन आप देख रहे थे ना लास्ट क्लास में, वो जो है उससे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। फिर हम उस श्रोडिंगर इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा? अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास जाई एज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा और फाई आ जाएगा। आर थीटा और फाई, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, समथिंग इंटीग्रेशन करोगे तो एस का अल्टीमेटली एक्सप्रेशन आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो उसी तरह से हम श्रोडिंगर इक्वेशन को भी इंटीग्रेट करेंगे तो आर थीटा और फाई की टर्म आ जाएगी। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि ये जो एक्सप्रेशन आता है उसमें एक एक्सप्रेशन तो ऐसा आता है जिसमें केवल आर की टर्म होती है, और एक और पार्ट ऐसा आता है जिसमें थीटा और फाई की टर्म होती है। मतलब आप उनको बिल्कुल अलग अलग कर सकते हो। थीटा और फाई चेंज हो रहा है तो इस पार्ट वाले पोर्शन में कोई चेंज नहीं होगा, इस पार्ट में केवल आर की टर्म्स है। अब आर की टर्म्स मतलब आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर, आर की पावर क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ आर, कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आर प्लस 2 आर प्लस 3, ऐसा सिंपल नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल टर्म भी होगी, लॉग वाली टर्म भी होगी, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होगा। यहां पर भी ये फंक्शन ऑफ थीटा और फाई है, मतलब साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह से ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन होगा। राइट? धीरे धीरे चीजें कनेक्ट होगी, सुनते जाओ। लेकिन यहां पर अब हम क्या कहते हैं कि ये वाला टर्म, इसमें ये केवल रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। इसे कहा जाता है रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, राइट? और इसे कहा जाता है एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। क्योंकि ये एंगल्स पर डिपेंड कर रहा है इसीलिए एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, और ये थीटा और सॉरी आर पर डिपेंड कर रहा है इसीलिए रेडियल पार्ट। पहली चीज, रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट, इन दो पार्ट का प्रोडक्ट क्या होता है? ये जाई, जिसे हम बोलते हैं वेव फंक्शन। फर्दर यहां पर जब हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें 3 इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आते हैं। 3, जैसे आप इस इक्वेशन को भी इंटीग्रेट करोगे 3t स्क्वायर प्लस 2 तो कांस्टेंट आते हैं, तो कांस्टेंट आते हैं। फिर आपको पता होता है कि 10 मिनट्स पर स्पीड इतनी है तो टाइम पुट कर दो, स्पीड पुट कर दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर भी 3 इंटीग्रेशन कांस्टेंट आते हैं। ये जो 3 इंटीग्रेशन कांस्टेंट होते हैं उन्हें हम एन, एल और एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चल के हम इन्हीं को क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, बट राइट नाउ ये क्वांटम नंबर्स कैसे आए? ये इंटीग्रेशन से आए हैं, इंटीग्रेशन से आए हैं बेटा सुखप्रीत। और ये अभी जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो, नहीं तो वो तो समझ में नहीं आया, ये भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए कमेंट करना बंद कर दो।
और जो कह रहा हूं उस पर फोकस करो। समझ गए? और आज के बाद ऐसी हरकतें की तो कभी किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा तुम्हारा। जैसा टीचर बोल रहा वैसा सुना करो। तो यहां पर जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इन इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स जो आते हैं वो उनको हम एन एल एम इससे लिखेंगे और आगे चल के इन्हीं को हम बोलेंगे क्वांटम नंबर्स। अब यहां पर नॉर्मली क्या होता है, या पहले तो मैं बता दूं, इस रेडियल पार्ट में दो क्वांटम नंबर्स वाली टर्म आती है। रेडियल पार्ट में एन और एल ये दो क्वांटम नंबर आते हैं और एंगुलर पार्ट में एल और एम। मतलब यहां पर m चेंज करने से रेडियल पार्ट कभी चेंज नहीं होता, m की वैल्यू बदलने से एंगुलर पार्ट चेंज होता है, और n की वैल्यू बदलोगे तो उससे एंगुलर पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा, रेडियल पार्ट में चेंज होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं वो आपको याद रखनी है, ये सब याद रखना है, राइट? कि किसमें क्या हो रहा है। रेडियल पार्ट क्या है, सामने एंगुलर पार्ट, इसमें दो क्वांटम नंबर आते हैं, इसमें भी दो क्वांटम नंबर है, इसमें n और l, ये l। और मैं पहले भी बता चुका हूं ये क्वांटम नंबर तो ठीक है, आप वर्ड यूज कर रहे हो, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जिनको आगे चल के हम क्या बोल देंगे, क्वांटम नंबर। अब नाम तो आपकी इच्छा, बोलो या ना बोलो, बट दीज आर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन अब क्या होता है जब आप इंटीग्रेट करते हो, जैसा अभी मैंने आपको बताया, तो अब आप इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हो? क्या आपको पता होता है क्या टी टाइम पर इतनी स्पीड है, टाइम पुट कर दो, स्पीड पुट कर दो तो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की कोई एक ही वैल्यू आ रही है, हमारे केस में एक से ज्यादा वैल्यू आती। कैसे? जैसे लेट से y इक्वल्स टू, हमने उस इक्वेशन को कुछ सॉल्व किया और एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आया, y इक्वल्स टू एक्स साइन एन पाई, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया। वो सब देखो हाई फाई चीजें होती हैं, यहां पर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती, तो बस थोड़ा थोड़ा फील आएगा कि हाँ कैसे चीजें मूव कर रही है। अब हमें यह पता है कि यार x की वैल्यू जब जीरो होती है तो y भी जीरो होता है, यह हमें पता है। लेकिन यहां जब हम x जीरो कर रहे हैं, यहां जब हम x जीरो कर रहे हैं तो y जीरो तभी आएगा जब इस n की वैल्यू या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो। 1 भी हो सकती, तब भी x के जीरो होने पर y जीरो हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 है तब भी होगा। यानी यहां से n की कोई एक नहीं, बहुत सारी वैल्यूज निकल के आई है। यानी n अगर 1 है या 2 है या 3 है, कुछ भी है, उन सभी कंडीशन में x जीरो होने पर y भी जीरो होगा। दैट यानी इसीलिए यहां पर जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट की कोई एक नहीं, बहुत सारी वैल्यूज आती है। यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे, और l की वैल्यू 0 1 अप टू n-1। इसके अलावा कोई और वैल्यू हम पुट कर देंगे तो वो इंटीग्रेशन ही नहीं होगा, या इमेजिनरी आंसर्स आ जाएंगे। तो इनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पर ही ये श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व होती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, फिर से बोल रहा हूं, अगर इस श्रोडिंगर इक्वेशन को आप सोचते हो ना कि आपको सॉल्व करना है, अच्छी तरह से सॉल्व करना है, 3-4 साल कम से कम लगेंगे, कम से कम समझने के लिए। जब पूरी सारे काम धंधे छोड़ के केवल इस पर फोकस करोगे तो यह मत सोचना कि सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करें। कम से कम 3-4 साल चाहिए, तब जाके आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाली स्टेज पे आ सकते हो। चलो एक और आपको आइडिया, एक और चीज शेयर करता हूं जिससे आपको समझ में आए। आज भी इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सही ढंग से हम केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही सॉल्व कर पाए हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही सॉल्व कर पाए हैं, और वो भी विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, वो भी विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो अभी भी ढंग से सॉल्व नहीं कर पाए।
समझ में आई बात? मुझे नहीं आता भाई सॉल्व करना इसको, ना तो मैंने पढ़ा है इसको सॉल्व करना, ना मेरे पास सुपर कंप्यूटर है, मैंने नहीं किया। सोचो तुम, ये सब इतना आसान होता ना, ये सब इतना आसान होता तो जो श्रोडिंगर क्वांटम फिजिक्स है वो पता नहीं कब की डिराइव हो चुकी होती। राइट? तो इसीलिए जस्ट इंफॉर्मेशन है। और ये m की वैल्यू जो होती है वो -l से +l तक होती है। ये सब आप पढ़ चुके हो, ये सारी चीजें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इंक्लूडिंग 0 इन इंटीग्रल स्टेप्स आप बोलते हो, -2 -1 0 +1 +2 ऐसे आता है सब कुछ। राइट? ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, सब आपको पता है। अदरवाइज इसके अलावा कुछ और वैल्यूज आप पुट करोगे तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। ये 0 लिख देता हूं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा अगर आपने कुछ और वैल्यू यूज कर ली तो वो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगी, उसके रियल सॉल्यूशन नहीं आएंगे, वो इमेजिनरी सॉल्यूशन दे देगी या सॉल्यूशन ही नहीं होंगे उसके। इसीलिए हमें इनकी यही वैल्यूज पुट करनी है। अब आप ऐसे सोचो, अगर आपको ये एक्सप्रेशन देखने हो ना कि ये किस तरह से आते हैं, तो जो शीट मैंने आपको दी है उसकी एक्सरसाइज O2 में जाना और वहां आप देखना कि ये एक्सप्रेशन कैसे आते हैं, तब थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि एक्सप्रेशन किस तरह के होते हैं। बट वो बड़े सिंप्लीफाइड वे में दे रखे हैं, उसमें ऑलरेडी n l m इन सब की वैल्यूज पुट की हुई है, इसीलिए वो बड़े सिंपल से लगेंगे क्योंकि उसमें सारी वेरिएबल्स n l m की वैल्यू पुट करके दिया हुआ है। अब मैं वापस इस पार्ट पर आ रहा हूं। ये जो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है और इसे हम कह रहे हैं एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। बहुत जगह पर इस रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दिया जाता है, ध्यान रखना, कैपिटल R ब्रैकेट में स्मॉल r, बट बोला यही जाता है रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। दिस इज नोन एज रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। इसी को f ऑफ r की जगह मैंने r ऑफ r लिख दिया। अब यहां पर यूं सोचो कि ये बहुत बड़ा एक एक्सप्रेशन है जिसमें r थीटा और फाई की टर्म्स है, r थीटा फाई की टर्म्स तो ये n l m की भी टर्म है। हर एक जाई जो है, ये जाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जाई क्या बता रहा है, इसे आप कह सकते हो कि अलग अलग पोजीशन पर वेव का एम्पलीट्यूड। r थीटा फाई की वैल्यू पुट कर दो, कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट पुट कर दो, तो उस पॉइंट पर वेव फंक्शन आ जाएगा। लेकिन n l m की वैल्यू बदलने पर वो एम्पलीट्यूड भी बदल जाएगा, तो अब हम क्या करते हैं, ये क्या है, एक इक्वेशन है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, वेव्स जो होती है ना उनकी इक्वेशन को जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एक वेव की इक्वेशन है जहां w और k को छोड़ो, t क्या है टाइम, x क्या है डिस्टेंस। जैसे साइन वेव के लिए हम बात करते हैं ना इस तरह से, तो t टाइम पर x डिस्टेंस पर कोई अगर पार्टिकल है, x डिस्टेंस पर, t टाइम पर x डिस्टेंस पर, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। ये इस वेव की इक्वेशन है, और इक्वेशन बदल दो, वेव बदल गई। इक्वेशन बदल दो, यानी w की वैल्यू कुछ और है, k की वैल्यू कुछ और है, तो वो इक्वेशन बदलती जाएगी। जैसे मान लो a sin 2t माइनस 3x, ये एक अलग इक्वेशन है। a sin 4t माइनस 3x, ये एक अलग इक्वेशन है। तो हर एक इक्वेशन एक वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। उसी तरीके से यहां पर भी अगर मैं
NLM की अलग अलग वैल्यूज पुट करूंगा तो वो एक अलग अलग वेव को रिप्रेजेंट करी, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करी। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये NLM इसी सीक्वेंस में वैल्यूज को लिख रहा हूं, अगर ये वैल्यू मैंने पुट कर दी 100 जो कि पॉसिबल है, हमें पता है वो थोड़ा, ये वैल्यूज पुट कर दूं एक्सप्रेशन में, वो एक अलग वेव की इक्वेशन होगी। आप 200 पुट कर सकते हो, आप 210 पुट कर सकते हो। इस तरह से हर एक सेट ऑफ दिस क्वांटम नंबर्स, अब मैं इनको क्वांटम नंबर्स ही वर्ड बोल रहा हूं, चाहो तो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ये वैल्यू पुट कर दी, एक नई इक्वेशन आई, ये वैल्यू पुट कर दी, एक नई इक्वेशन आई, ये वैल्यू पुट कर दी, एक नई इक्वेशन। नई इक्वेशन मतलब नया इलेक्ट्रॉन, यानी ये सब अलग अलग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन अलग है, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन अलग है, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन अलग है। बेटा सुनते जाओ, सुनो एक चीज, बीच में अब कोई कमेंट नहीं, सुनते जाओ, नहीं समझ में आए फिर से वापस सुन लेना, फिर भी नहीं समझ में आए फिर वापस सुन लेना, और उसके बाद भी नहीं आए तो छोड़ देना। राइट? बिल्कुल। तो इसलिए कमेंट करने की जरूरत नहीं कि ये समझ में नहीं आया, जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करना, जो काम की चीजें हैं उस पर समझो और केवल सुनते रहो, केवल सुनते रहो। कुछ कमेंट में ये नहीं लिखना, हाँ समझ में आए तो लिख दो, अच्छी बात है, अदरवाइज सुनते रहो। तुम्हारे लिखने से कुछ नहीं होगा कि ये मेरे को नहीं समझ में आया। ये क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम, ये क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हो। आइंस्टाइन को भी समझने में बहुत प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में, तो इसीलिए समझने में बहुत साल लगेंगे। बस सुनते रहो, जो काम की चीजें वो निकाल लो। तो यहां पर, और बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, सुनो, थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पर। एक बात बताऊं मैं आपको, इंजीनियर्स जो होते हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको समझ में नहीं आती, बट फिर भी वो जुगाड़ तरीका निकाल लेते हैं। बहुत बार उनको नहीं समझ में आता यार ये प्रॉब्लम क्या है, बट अब क्या करो, प्रॉब्लम तो समझ में नहीं आ रही, सॉल्यूशन तो करना है। वो इंजीनियर्स इतने जबरदस्त होते हैं ना कि वो उसका जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। राइट? हाँ, तो उन्हीं को, तो इसलिए सुनो, पहले बात पूरी समझो। तो फाइनली अब मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो मैंने ये क्वांटम नंबर का सेट पुट कर दिया, इसको पुट कर सकता हूं, ये पुट कर सकता हूं, एक नई नई इक्वेशन आ जाएगी। यानी अब हमने ये 100 पुट कर दिया, तो अब इस एक्सप्रेशन में केवल आर थीटा और फाई की टर्म रह गई। केवल किसकी टर्म रह गई? आर थीटा और फाई की। अब मान लेते हैं आर थीटा फाई क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमने आर थीटा और फाई की वैल्यू भी पुट कर दी। अब जब मैंने आर थीटा और फाई की वैल्यू पुट कर दी, तो उस पॉइंट पर मेरे को क्या पता चल गया? जाई पुट कर दिया। हां, ये उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं जिसके लिए NLM की वैल्यू ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन, उसी की बात हो रही है। उसके लिए इस पॉइंट पर हमें वेव का एम्पलीट्यूड पता चल गया। फिर मैं किसी और पॉइंट पर आर थीटा फाई की वैल्यू पुट कर दूं, उस पॉइंट का भी मुझे जाई पता चल जाएगा। यहां जाई की वैल्यू कुछ और होगी, यहां जाई की वैल्यू कुछ और होगी, इस पॉइंट पर जाई की वैल्यू कुछ और होगी। यानी ये वो इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और अलग अलग जगह पर हमें उस वेव का क्या पता चल रहा है? एम्पलीट्यूड। अलग अलग जगह पर हमें उस वेव का क्या पता चल रहा है? एम्पलीट्यूड। यहां पर भी कुछ है, 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 यहां पर भी कुछ है। तो फाइनली हमें एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा जाई का, जाई का एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा। राइट? अब उसका क्या करें साहब? अब उसका क्या करें? तो यहां पर अब श्रोडिंगर ने क्या कहा कि मैक्सवेल ने बताया था कि अगर कोई भी लाइट जो है, ये वेव नेचर को यूज किया श्रोडिंगर ने, एक लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड की, फॉर लाइट, यानी जो लाइट हमारे पास आ रही है
उसकी इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस। इस कॉन्सेप्ट को श्रोडिंगर ने पिक किया और श्रोडिंगर ने यह कहा कि ये जो जाई है इसकी तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये जाई तो यू मान लो ठीक है, एम्पलीट्यूड बोल सकते हो, लेकिन अब श्रोडिंगर ने क्या कहा, और ये सब तुक्के मान लो, प्रेडिक्शन मान लो। बेटा ये तुक्के प्रेडिक्शन मानने से ऐसे ही नहीं होता, बहुत दिमाग लगा के मानने पड़ते हैं, राइट। हां, तो श्रोडिंगर ने क्या कहा कि ये जो जाई है इसकी तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी जाई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। लेकिन श्रोडिंगर का इस जाई स्क्वायर को हम पता क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में क्यों बात कर रहे हैं हम यहां पर, प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में, क्योंकि हाइजेनबर्ग पहले ही कह चुका है कि आप किसी भी स्मॉल पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट स्पीड पर कमेंट ही नहीं कर सकते, यानी ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां होगा, ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट हो गया। आप ये कह सकते हो चांसेस हैं, 30% चांस है कि यहां होगा, 40% चांस है, यानी सारी बातें अब चांसेस, प्रोबेबिलिटी इस पर आ जाएगी। ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, आपको इसी तरह से बातें करनी पड़ेगी। चांसेस इतने हैं, प्रोबेबिलिटी इतनी है, शायद ऐसा होगा। आपको पता है, आप कभी है ना बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू सुनो ना, पता उनके स्टेटमेंट में वो जब बात करते हैं, अच्छे अच्छे कंपनीज के सीईओ की मैं बात कर रहा हूं, लाइक नारायण मूर्ति, और इनका कभी आप कोई लेक्चर या कोई इंटरव्यू सुनना, इनके सेंटेंस में मोस्ट लाइकली, यानी चांसेस, प्रोबेबल, ऐसे वर्ड बहुत आते। ये कभी ये नहीं बोलते कि इनसे पूछो ना कि व्हाट इज द मंत्र ऑफ सक्सेस, तो ये ऐसे ही बोलते हैं कि इफ यू आर डिसिप्लिन्ड देन योर चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीजेस, चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज। ये नहीं कहते कि आप इफ यू आर डिसिप्लिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि देयर इज नथिंग सर्टेन इन दिस वर्ल्ड। उन्हें यह पता है कि फिक्स तो कुछ है नहीं, इसीलिए वो हमेशा इसी तरह से बातें करते हैं प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में। और यही आप नेता लोगों को सुन लो तो, अरे ऐसा ही होगा, मुझे जिता दो, तुम सब की जिंदगी को मैं शानदार बना दूंगा। हाँ, बहुतों ने बोला, एक बार मोदी जी ने भी बोला था कि जिता दो, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, काला धन लाएंगे विदेशों से और सबके अकाउंट में आएगा। अभी भी इंतजार में है, खैर मैं उसके बारे में, बट उन्होंने बोला था। तो हाँ, नेता लोगों के भाषण में कभी ये वर्ड्स नहीं आते, कभी नहीं आते कि शायद, वो तो ये तो होगा ही, ये तो मरेगा ही, या तो जिंदा या मरा, बीच की बात ही नहीं करते हो, है ना। हाँ, कॉन्फिडेंस होता है भाई साहब उनके कौन, और वो कॉन्फिडेंस देख के बहुत कॉन्फिडेंस भी आता है। कोई लिख रहा है सर बीजेपी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो देखो, मेरे को बीजेपी या कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो मेरी बात समझानी थी, इसके लिए मैं एग्जाम्पल यूज कर रहा हूं, और जो सही था वो मैंने जो एग्जाम्पल मुझे लगा कि अप्रोप्रिएट है, जिससे मैं ज्यादा अच्छी तरह से अपनी बात समझा पाऊंगा, वैसे ही बता रहा हूं।
हाँ, तो यहां पर अब बात ही प्रोबेबिलिटी की हुई, यानी जाई स्क्वायर इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी मत बोलना जाई स्क्वायर को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हाँ, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इस जाई को डीवी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मान लो जो भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, और अगर उसको बड़ा सा वॉल्यूम है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट उसको कैसे इंटीग्रेट करना है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो मत सोचो कि हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप इंटीग्रेट कैसे करोगे। बट जाई स्क्वायर को क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी कोई पूछे तो क्या बोलोगे, जाई स्क्वायर इंटू डीवी। हाँ, ये अलग बात है कि जाई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज जाई स्क्वायर इंटू डीवी। तो अब हमारे पास क्या निकल के आया, यहां से क्या निकल के आ रहा है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं जाई 1 स्क्वायर, जाई 2 स्क्वायर, जाई 3 स्क्वायर, जाई 4 स्क्वायर ऐसे कर देता हूं, तो इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की मुझे क्या पता चल जाएगी, प्रोबेबिलिटी। छोटे छोटे वॉल्यूम ले लिए, एक छोटा सा वॉल्यूम डीवी, ये छोटा सा वॉल्यूम, ये छोटा सा वॉल्यूम, इन सभी वॉल्यूम में मुझे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की क्या पता चल जाएगी, प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, हम कह सकते हैं यहां प्रोबेबिलिटी इतनी, 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 इस तरह से। यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन की हम कह रहे हैं यार यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ लो, आप इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हो, फिक्स नहीं है। अगर आप इंडियन हो और आपसे कोई पूछे, यानी आज किसी अमेरिकन को कोई पूछे कि यार बताओ एक सर कहां मिलेंगे, तो वो क्या कहेगा, भाई इंडिया में मिलेंगे। अब इंडिया में कहां मिलेंगे, हो सकता है वो कोटा में हो सकता है कहीं और चले गए हो किसी दिन, कहीं फिक्स थोड़ी है। क्या ऐसे कह सकते नहीं कोटा में ही मिलेंगे, कहां जाएंगे, कहीं नहीं जाते, वो बस कमरे में बैठे रहते हैं, इसी जगह पर बैठे रहते हैं, बांध के रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो उसी तरह से कि वो एक चांसेस की बात, यहां पे भी हो सकते हैं, यहां पे भी हो सकते हैं। या यूं कह दो जिसको अरे इनके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, ये कहां बाहर जाएंगे। हाँ, बिना पासपोर्ट के नेपाल तो जा सकते हैं, तो वहां पर भी अनसर्टेनिटी है। महाराष्ट्र जा सकते हैं, यूपी जा सकते हैं, बिहार जा सकते हैं, कहीं। हाँ, तो यहां पर भी अलग अलग जगह पर, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो अब हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ही इलेक्ट्रॉन की ये न्यूक्लियस है, अलग अलग आर थीटा फाइव पर हमने देखा यहां पर भी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर भी है, यहां पर भी है। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी यहां पर भी कुछ है, हर जगह पर कुछ है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इवन मैं आपको बता दूं, एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उससे अगर आप 10 मीटर दूर, एटम से 10 मीटर दूर बहुत बड़ा हो जाता है, 1 मीटर भी बहुत बड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर भी बहुत बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो आती ही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव है तो उसका कोई एंड ही नहीं है, वो तो एंडलेस है। तो आप उससे 10 किलोमीटर भी दूर ढूंढोगे तो वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी, लेकिन वो बहुत कम आएगी। ये अलग बात है कि वो बहुत कम होगी। तो अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि यार बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है, जिसे आगे चल के आप, मैं आपकी लैंग्वेज बोलूं तो 1s वाला इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप, 100, इसे 1s बोला जाता है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन कहां होगा, तो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो अब ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो अब क्या करें। तो हमने क्या देखा कि यार यहां पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी, यहां प्रोबेबिलिटी इतनी, यहां प्रोबेबिलिटी इतनी। तो इस तरह से हमने क्या किया, अलग अलग वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते गए, जोड़ते गए। ऐसा लगा कि यार इन सभी पॉइंट्स पर एक जैसी है, उनको ऐड कर दिया, फिर कम प्रोबेबिलिटी वाले पॉइंट्स को ऐड किया, फिर कम प्रोबेबिलिटी वाले पॉइंट्स को ऐड किया, फिर उससे कम प्रोबेबिलिटी वाले पॉइंट्स को ऐड किया। इस तरह से ऐड करते गए और जैसे ही लगभग प्रोबेबिलिटी 90% हुई, नियरली 90%, हमने जैसे इन केस ऑफ 1s,
हम क्या देखते हैं कि एक ऐसा स्फेरिकल वॉल्यूम मिल जाता है, स्फेरिकल वॉल्यूम मिल जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी नियरली 90% आ जाती है। मतलब इसका ये नहीं कि इसके बाहर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसके बाहर भी 10%, बट वो 10% तो दुनिया में कहीं पर भी हो सकता है। यहां कितनी हो गई? 90%। एक छोटे से वॉल्यूम में 90%, उसके बाहर भी है, 0 नहीं है, बट वो बहुत कम है, तो उसको क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये जो स्फेरिकल स्पेस है, इस स्फेरिकल स्पेस को बोला जाता है ऑर्बिटल। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है? 90%। यानी ऑर्बिटल क्या है? वो वॉल्यूम है, वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी नियरली 90% है, नियरली 90% है। इसमें अब इलेक्ट्रॉन कहां होगा नहीं पता, हाँ लेकिन कैसे बाहर भी तो हो सकता है। बाहर 10% है, लेकिन अब उसको नेग्लेक्ट कर दो, 10% है, उसको भूल जाओ और आप यही बोलो कि इसी में कहीं, इसी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहीं पर होगा। यानी यहां से अब मैं अगर ऑर्बिटल की डेफिनेशन आपको लिखवाऊं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, तो यहां पर लिखिए प्रोबेबिलिटी, ऑर्बिटल की डेफिनेशन करो, इट इज द वॉल्यूम, it is the volume in space, it is the volume in which probability of finding an electron is nearly 90%, नियरली 90%। दो बाहर है लेकिन अब उसको 0 मान लो, उसको 0, यानी ये एक, इसे हम बोलते हैं। अब इसको विजुअलाइज कैसे करना, थोड़ा सा समझाता हूं। इस ऑर्बिटल को फील कैसे करना है वो समझाता हूं आपको। कि ये हम कहते हैं ये 1s, और आप इसको 1s क्यों बोला? क्योंकि n l m की वैल्यू 1 0 0 है, तो इसको 1s बोलते हैं, राइट? ये सबको पता है। अब ये ऑर्बिटल आपने देखा होगा, इसको दो तरह से इमेजिन कर सकते हो। ये 1s ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप में, इसको दो तरह, पार्टिकल नेचर से भी इमेजिन किया जा सकता है, वेव नेचर से भी, दोनों तरीके यूज करते हैं हम। पार्टिकल नेचर से अगर सोचना तो ऐसे सोचो कि एक ही पार्टिकल है, वो कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा। जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा वहां ज्यादा टाइम तक रहेगा, जहां प्रोबेबिलिटी कम वहां कम टाइम तक रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा वहां ज्यादा टाइम के लिए, जहां प्रोबेबिलिटी कम वो कम टाइम के लिए। ऐसे सोच सकते हो, इससे अच्छा फील आता है। क्योंकि आदत ना कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, वो कहने में हमें बड़ा मजा आता है, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। जब आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोलते हो ना, तो एक सुकून सा मिलता है ऐसा। लेकिन इसमें कहीं कहीं आगे प्रॉब्लम आती है। तो ये तो कौन सी नेचर होगी? पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन इसमें हमारी गाड़ी फंस जाती। कैसे फंस जाती? ये तो 1s की बात करी, जैसे 2p, और जब 2p के लिए आप बात करते हो ना, तो उसमें ऑर्बिटल का शेप ऐसे डम्बेल शेप आता है, डम्बेल शेप जिसे बोलते हैं, राइट? ऐसा शेप आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में कहीं होगा, इस वॉल्यूम में कहीं होगा। ये किसकी? ये 1s है, ये 1s यहां लिख देता हूं, कंफ्यूज ना हो। ये 2s, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये y एक्सिस या कुछ, ये x एक्सिस है, ये z। मतलब अब यहां क्या होगा? हम कह रहे हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, या तो यहां होगा या इस यहां कहीं होगा इस वॉल्यूम में। लेकिन आई थिंक इनऑर्गेनिक में आपने थोड़ा पढ़ा हुआ कि इन दोनों लोब के बीच में एक नोडल प्लेन होता है, नोडल प्लेन पर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता। तो कंफ्यूजन होता है कि सर आप कह रहे हो कि वही इलेक्ट्रॉन जो यहां है वो इधर आएगा, कभी इधर आएगा, तो आएगा तो इसी प्लेन के थ्रू ही आएगा ना, इसी प्लेन के थ्रू आएगा। और आप कह रहे हो कि नोडल प्लेन पर तो इलेक्ट्रॉन कभी होते ही नहीं है। अब यहां पर जब आप पार्टिकल नेचर से सोचते हो तो गाड़ी फंस जाती है। पार्टिकल नेचर से सोचते हो तो वो गाड़ी फंस जाएगी। तो यहां पर फिर पार्टिकल से मत सोचो, वेव नेचर से सोचो। अब वेव नेचर से इलेक्ट्रॉन को कैसे सोचना है? इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह सोचो। इलेक्ट्रॉन को एक क्लाउड की तरह सोचो। मतलब यूं सोचो कि आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसे क्रश कर दिया, ग्राइंड कर दिया अच्छी तरह से, बहुत फाइन, और उसको फैला दिया क्लाउड की तरह।
जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा वहां ज्यादा डाल दिया, जहां प्रोबेबिलिटी कम वहां कम डाल दिया, क्रश करके फैला दिया। अब हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल यानी वेव की तरह सोचे तो हम ये नहीं बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो एक क्लाउड की तरह है, वो कहीं अब मूव करने वाला फील ही नहीं है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन को फैला दिया, अब ये नहीं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन फैल गया है वेव नेचर की तरह, दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। देखो ये सब फील करना होगा, लिख कुछ नहीं सकते। तो एक क्लाउड की तरह इमेजिन करो कि हाँ ये 1s स्फेरिकल क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की तरह, 2p इस तरह का डंबल शेप में है, पूरा क्लाउड आपने उसको फैला दिया इस तरह से, 2p 3p 3d। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं इनका शेप, क्लाउड का जो शेप है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो ये दोनों तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हो, पार्टिकल नेचर के थ्रू भी और क्लाउड के थ्रू भी। राइट, समझ में आ रही? तो ये ऑर्बिटल वर्ड कहां से आया है वो मैं समझाने चाह रहा हूं। और अब हमने क्या देखा, जब भी इनमें से कुछ वैल्यूज चेंज होती है तो या तो इन ऑर्बिटल का शेप चेंज होता है, या इन ऑर्बिटल का की साइज चेंज होती है, या इन ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन चेंज होता है। जब भी हमने एन को बदला बाकी सबको फिक्स रखा तो शेप वही रहता है, सब कुछ वही रहता है, साइज बढ़ जाती है। यानी N1 0 0 स्फेरिकल, N2 में भी स्फेरिकल आएगा बट वो बड़ा हो जाता है, N3 में और बड़ा हो जाता है, N4 में और बड़ा हो जाता है। L बदलने पर शेप बदलता है, L बदलने पर शेप बदलता है, यानी N L M। इसको बदलने पर केवल साइज बदलती है, इसको बदलने पर शेप बदलता है, और इसको बदलने पर ओरिएंटेशन बदलता है। यानी तो हमने इनको याद कर लिया और ये कह दिया कि क्वांटम नंबर ये चेक डिसाइड करते हैं। भाई ये आया है, ये मैथमेटिकली सब निकल के आया। जब हमने एन की वैल्यू चेक की तो हमने ये कैसे आया, हम तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी, इस पर यहां पर प्रोबेबिलिटी, यहां इस केस में हमने देखा कि यहां प्रोबेबिलिटी 0 है, यहां है, जहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी उन पॉइंट्स को कंसीडर किया, जहां प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी उनको कंसीडर नहीं किया, तो शेप अपने आप ऐसे बन गया। ये हम नहीं बना रहे हैं, ये अपने आप बन के आ रहे हैं। तो हमने इनको याद कर लिया कि अच्छा एन साइज बताता है, एल शेप बताता है, और एम ओरिएंटेशन बताता है। यानी इसको बदलने पर साइज बदलेगी, इसको बदलने पर शेप बदलेगा, इसको बदलने पर ओरिएंटेशन बदल जाएगा। ये ऑर्बिटल तक की स्टोरी, श्रोडिंगर इक्वेशन से ऑर्बिटल तक कैसे पहुंचे हैं ये मैंने थोड़ा सा बताया आपको, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। इसके आगे फिर मैं आपको चलिए नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी अब आपके कमेंट आ नहीं रहे, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। राइट, देखो चीजें आधी अधूरी समझ में आएगी, मैं फिर से बोल रहा हूं, आधी अधूरी समझ में आएगी, सुनते रहोगे तो 4 बार 5 बार 6 बार सुनोगे ना, तुम्हें ये अपने आप सही लगने लगेगा, आदत पड़ जाएगी, मैं बता रहा हूं तुम्हारी। बट वो आदत तब पड़ेगी जब सुनते रहोगे, मैं बोलता रहूंगा, ये फैक्ट है। कोई बहुत सारी, जैसे आज मैं तुम्हें साउथ में भेज दूं, तमिल तेलुगु वाले इलाके में भेज दूं, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, वो क्या बात कर रहे हैं तुम्हारे कुछ नहीं दिमाग में घुसेगी। या साउथ वाले को नॉर्थ में भेज दो, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वही 1 साल वहां रहता ना तो उसको सब समझ में आ जाता, कोई नहीं पढ़ाता उसको, सारी लैंग्वेज खुद पे खुद समझ में आ जाती है उसको। आदत पड़ जाती भाई, आदत पड़ जाती है। वही चीज यहां पर भी, इसकी भी आदत धीरे धीरे पड़ेगी, धीरे धीरे पड़ जाती। यही बातें करते रहो, बोलते रहो, ऐसे ही सोचते रहो, सही गलत ये होता है। वही वाली एक कहावत सुनी ना, एक झूठ को 100 बार बोलो ना तो वो भी सच लगने लगता है, या 100 लोग एक झूठ को बार बार बोले तो वो भी सच लगने लगता है, चाहे वो झूठ हो, लगता है यही तो सच्चाई है सब। यही तो आजकल की प्रॉब्लम है। हम जैसे एक सही बोलते हैं, बट यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। अभी कोई पूछा था, सर यूट्यूब पर किसी ने कहा कि नोट्स बनाने नहीं चाहिए, शॉर्ट नोट्स या नोट्स ही नहीं बनाने चाहिए। अरे मैं ही, लेकिन क्या करूं, 50 लोग ऐसे बोले और एक बोले नहीं बनाना चाहिए, तो किसकी सुनेंगे जनता। तो वही वाली बात। चलिए आज के लिए यहीं तक। होमवर्क जो लास्ट क्लास का ड्यू था वही बाकी है, और कुछ नहीं है। लास्ट क्लास का जो ड्यू था S1 वाला वही हम करेंगे, और कोई नया होमवर्क नहीं है। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।